अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे माशरे के अंदर अगर एक लड़की की शादी होती है तो उसका सबसे बड़ा इशू जो है वो हस्बैंड का बजट नहीं होता है। उसका सबसे बड़ा इशू जो होता है वो इन लॉज के साथ रहना होता है और इन लॉज जो हैं उनको मनाना होता है। अब इन लॉज में सिर्फ मैडम सास जो हैं या ससुर जो हैं वो नहीं आते हैं, देवर है, जेठ है और ज़ाहिर दूल्हा साहब की जो बहनें हैं वो हैं, फिर नंद, फिर जो ये देवर और जेठ की बेगमात हैं ये भी आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, अच्छी बात है। लेकिन देखिए कंबाइंड फैमिली सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है जो इंडिया पाक में है और जो जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गलत है, लेकिन इस्लाम, अगर आप इस्लाम के तौर पे बात करें तो इस्लाम में एक सिस्टम ये है कि मियाँ बीवी पहले ही दिन से अलग रहें और अगर अलग नहीं रह सकते तो कम से कम उनका आना जाना, किचन और नान नफ़का जो ख़ातून का है या घर वालों का है वो अलग हो। और आप एक आलिम दीन से मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस भी देखी और डिस्कशन भी देखा है, उसमें अक्सर यही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि कंबाइंड फैमिली सिस्टम बिल्कुल गलत है। हमारे माशरे में जहाँ चोरी चकारी बहुत ज़्यादा है, ख़वातीन शादी के बाद अकेली नहीं रह सकती हैं और कंबाइंड फैमिली सिस्टम एक अच्छा ऑप्शन होता है, उसमें आपको फ़ायदे भी होते हैं। लेकिन कंबाइंड फैमिली सिस्टम के अंदर रह के ये एक्सपेक्ट करना कि अगर बहू जो है वो ऊपर सो रही है और नीचे देवर आ गया है या जेठ आ गया ऑफिस से तो वो नीचे आए, उनको चाय बना के दे या उनको खाना लगा के दे। देखिए मसला सबसे बड़ा जो शादीशुदा खातून का, ये यंग लड़की का आता है वो प्राइवेसी का आता है, वो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक गुजारने का मसला आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सास की या ससुर की या ससुराल वालों की टेक केयर नहीं करे, लेकिन एक प्रॉब्लम सिर्फ फिज़िकल काम करने का नहीं है कि वो खाना बना रही है या उनके साथ। एक बात है कि एक आदमी अगर दोपहर में सो रहा है और नीचे या शाम में ऊपर अपने रूम में है और अगर कोई मेहमान आ गया तो आप उसको बुला के नीचे लेके आते हैं कि बहू को तो नीचे आना ज़रूरी है। देखें ये जो एक एक्ट है ना कि बहू को नीचे आना ज़रूरी है, अगर वो नहीं आएंगे तो आपके मेहमान ही समझेंगे कि बहू जो है वो उसका जो है वो रवैया सही नहीं है या वो बहू जो है वो किसी टेक केयर नहीं करती है या उसको फ़र्क नहीं पड़ता नीचे मेहमान आ रहे हैं। देखिए ये झगड़ों की बुनियाद बनती है। झगड़ों की बुनियाद ये नहीं बनती है कि शौहर कितना कमाता है, लेकिन ये ज़रूर बनती है कि अगर आपका वो कज़न ब्रदर भी नीचे आ गया है तो आप कहेंगे भाई तुम्हें नीचे आना ज़रूरी है, या अब या मेरे वालिद साहब के भाई आए हैं तो तुम्हें नीचे आना ज़रूरी है, या मेरे जेठ जो है उसके ससुराल वाले आए हैं तो तुम्हें नीचे आना ज़रूरी है। प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। तो ये कहीं नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती उनको लेके आना है। और देखिए अल्टीमेटली होता यही है कि जो आपकी बहू होती है उनका जो है वो दिल दिल ख़राब होते रहता है और फिर अल्टीमेटली झगड़े शुरू होते हैं और फिर वो यही चाहती है कि या तो वो मुल्क छोड़ दें, क्योंकि जब मुल्क छोड़ेंगे तो ससुराल से जान छूट जाएगी उसकी, या वो घर सेपरेट कर ले। और देखें लड़ाई करके घर सेपरेट करने से बेहतर है कि वैसे ही अलग कर दें, उनको रेंट दे दें, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे घर देखे हैं जो बहुत अफोर्डिंग होते हैं और उनको सिक्योरिटी का भी इशू नहीं होता, लेकिन चूँकि पीयर प्रेशर, घर का प्रेशर इतना होता है, ख़ानदान वालों का इतना होता है कि अगर वो सेपरेट हो जाएंगे तो कहेंगे कि यार ये लड़की जो है जो कि आपकी बहू है ये तो आपके लड़के को लेके अलग हो गई है। तो भाई लड़के को लेके अलग हो गई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है, ज़्यादा शादी हुई तो अलग तो होगी वो। तो कोशिश करें मेरी। देखें अब इसमें एक फैक्टर जो है वो सास का आ जाता है। वो सास कहती कि भाई मैंने तो यही देखा है अपने बड़ों से और मैंने तो ये मेरी ज़िंदगी में भी ऐसी ही गुजरी है, मैंने भी खिदमत बहुत की हैं। तो अगर आप मजबूर थी या आपके साथ ज़्यादती अगर हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादती जो है वो आप अपनी जो बहू है उससे उसका रिवेंज लेंगी। तो मेरी जो भी इन लॉज हैं उनसे एक रिक्वेस्ट ये है कि खुदारा इन चीज़ों को इस मामले पे लेके ना आए। अल्टीमेटली देखें अगर आपकी जो बहू है उनकी लाइफ ख़राब होगी तो आपके बेटे की लाइफ भी ख़राब होगी। वो शायद आपको इस तरह नज़र नहीं आता, लेकिन मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे बहुत डिटेरिएट हो चुका होता है आपका बेटा भी। अपना ख्याल रखिएगा, मेरी बात को समझिएगा। मैं ऑफेंसिव नहीं हो रहा हूँ, एक बात समझा रहा हूँ और ये मैंने बहुत जगह देखा है क्योंकि मैं डिप्रेस और एंजाइटी वाले पेशेंट्स को देखता रहता हूँ। मायोफेशियल पेन डिस्फंक्शन सिंड्रोम एक दांतों का इशू है, आता है, उनमें ये प्रॉब्लम बढ़ता है ऐसे पेशेंट्स के अंदर।
तो जब उनसे काउंसलिंग की जाती है तो वो जवाब देते हैं, तो फिर चीज़ें सामने आती हैं कि पीछे क्या मसाइल हैं। अपना ख्याल रखिएगा। और एक और बात, देखिए ये दुनिया टेम्प्रेरी है। आपकी बहू है या कोई भी है, उसको फालतू में और ईज़ा देना, तकलीफ़ पहुंचाना, मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे ड्रेन करना, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर आपको भी ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।